यस, तो क्या मैं कह रही थी, हाँ, जेसीटी मिल है। तो जेसीटी मिल में कितने सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है? हम उनके बारे में जाके कुछ बात पूछना चाहते हैं। तो अब वो मान लीजिए इन दैट मिल मेनी वर्कर्स दे आर फ्रॉम बिहार, मेनी वर्कर्स दे आर फ्रॉम मान लो असम से है, मेनी वर्कर्स आर फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई जम्मू कश्मीर से हैं, कोई किसी एरिया, अलग-अलग एरियाज़ ऑफ कंट्री वहाँ से आके वो वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है? मशीनों पे काम कर रहे हैं। अब हम वो इतनी बड़ी मिल है, इतने सारे लोग वहाँ पे मान लो थाउज़ेंड्स में वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, तो अब हमारे लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वो सारे थाउज़ेंड्स ऑफ वर्कर्स के पास जा के बात करें, पॉसिबल नहीं है, टाइम कम है, हम जल्दी काम करना चाहते हैं। या हो सकता है वो जो वर्कर्स हैं दे डू नॉट नो हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी, उनको हमारी लैंग्वेज ही नहीं आती, हमें बस यही 3 लैंग्वेजेज़ आती हैं, वो अपनी कोई और भाषा बोल रहे हैं, तो हम कैसे कॉन्टैक्ट करें, बात ही नहीं हो पाएगी। अगला पर्सन अपनी बंगाली लैंग्वेज बोले तो हमें नहीं समझ आनी, अगले को हमारी समझ नहीं आनी, है ना? तो अगर या वो इलिटरेट है, उसको नहीं समझ आ रहा है, हम इंग्लिश में जाके क्वेश्चन पूछें, अगला पर्सन इलिटरेट है, उसको बेचारे को समझ ही नहीं आना कि व्हाट आर वी आस्किंग। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर उस केस में हम वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज़ वर्कर्स, हम वो जो फैक्ट्री का मैनेजर है, मिल का जो मैनेजर है, हम सीधे उसी के पास जाते हैं। उसको तो सबके बारे में पता है, कोई ना कोई उसने अपने रिकॉर्ड में सबके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख के रखी हुई है, तो हम उस मैनेजर को ही कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है? तो हम उस मैनेजर से मैनेजर के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कर्स, बट नॉट फ्रॉम वर्कर्स, रादर फ्रॉम दैट मैनेजर। आई होप नाउ यू हैव गॉट, है ना? मैनेजर से उन वर्कर्स के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम हो सकता है। फिर है कि अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है, मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, अलग-अलग बड़े कई सारे क्वेश्चंस हैं, और जो इन्फॉर्मेंट है उनको बेचारों को समझ नहीं आ रही है, हमारे इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं उनका ध्यान है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में हमें सीधे जाके कोई उनको जान पहचान वाला कोई पर्सन है उसी से ही पूछ लेना चाहिए, और एक्सपर्ट पर्सन को ही पूछना चाहिए। पूछने वाला भी जो इन्वेस्टिगेटर है, ही और शी शुड ऑल्सो बी एन एक्सपर्ट पर्सन। ये नहीं कि कोई भी अनजाना पर्सन उठ के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दे, नो, एक्सपर्ट पर्सन को ही पूछना चाहिए, क्योंकि उसको, जैसे हम कहते हैं कुछ बीमार हुए, कोई आई चेकअप करवाना है या कोई और फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या कहते हैं कि लेट अस गो टू सम एक्सपर्ट, जो आईज का स्पेशलिस्ट है उसके पास ही जाते हैं। तो आम एक जो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, उसके पास नहीं जाते, वो हमें फीवर की तो दवाई दे सकता है, पर आंखों की कोई खास आई साइट की प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन है या कुछ सर्जरी है, तो वो आम डॉक्टर नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ही एक्सपर्ट जो होता है, ये कैसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, एक्सपर्ट को ही करना चाहिए, कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है? फिर उसके बाद है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है इसके, प्लस पॉइंट्स क्या है? मेरिट्स हैं कि वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबके पास नहीं जाना, वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसर्न्ड पर्सन, कोई नोन पर्सन से पूछ के भी हमारा काम चल सकता है, तो फिर वाइड एरिया को कवर किया जा सकता है। जैसे इफ़ वी आस्क, वी कॉन्टैक्ट ओनली वन मैनेजर ऑफ जेसीटी मिल, उसके अंडर 5,000 लोग काम कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज 5,000 पीपल, वी आर जस्ट गोइंग टू वन पर्सन, और उसी से हमारा काम सॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब हम उस फैक्ट्रीज़ के मैनेजर को जाके मिल ले तो भी हम कितनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देन लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव इन द सेंस लेस कॉस्टली, क्योंकि अब हमने हर एक के पास नहीं जाना, ऑफिस में जाएंगे मैनेजर के, वहीं जाके काम हो जाएगा, मतलब एक जगह तो जाना पड़ेगा कंपैरेटिवली, जैसे वो डायरेक्ट पर्सनल में हर एक के पास जाना होता है, हियर वी डोंट हैव टू गो टू ईच एंड एवरी पर्सन, तो हमारा खर्चा कम होता है, टाइम कम लगता है, लेबर कम लगती है, मेहनत कम लगती है, मनी कम स्पेंड होता है। देन फ्री फ्रॉम बायस है, और सिंपल है। ये पॉइंट को डिलीट करिए, ये पॉइंट रॉन्ग है, फ्री फ्रॉम बायस, इसको डिलीट करिए, दिस इज़ नॉट ए मेरिट, ये डीमेरिट में आएगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है ये पॉइंट, ठीक है? इसको आप डिलीट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद है सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड का मतलब कि भाई हम थोड़े टाइम में ईजी तरीके से अपने हिसाब से जो पूछना है, मोटे मोटे से क्वेश्चंस वो बना के पूछ सकते हैं, मतलब अपने कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस है, जैसे मैंने कुछ काम करना हो, आपने कुछ काम करना हो, तो हमारी कन्वीनियंस है ना, हम सुबह उठ के काम कर लें, आफ्टरनून में काम कर लें, रात में कर लें, शाम को कर लें, जब हमारा दिल करे हम कर सकते हैं, दैट वे इट इज़ सिंपल, ठीक है? अब डीमेरिट क्या है, इसकी माइनस पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला है, नंबर वन के ऊपर करना चाहिए हमें बायस्ड, ये नंबर वन होना चाहिए। बायस्ड मेथड है, यहाँ पर बहुत सारा बायस्डनेस हो सकती है, पार्शियलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग दैट पर्सन,
वर्कर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, मैं एग्जांपल को ही चला रही हूँ, वर्कर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, हम किसको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैनेजर को। तो हो सकता है वो मैनेजर को वो वर्कर के साथ उसकी लड़ाई हुई हो, वो उसके बारे में हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। जैसे आपके बारे में मैंने कुछ पूछना है, तो मैं आपके फ्रेंड्स को पूछूं, आपको ना पूछूं, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपके बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे, आपकी गलत इमेज मेरे सामने प्रेजेंट करे। क्वाइट पॉसिबल, ह्यूमन नेचर है, जिसके साथ थोड़ी सी खटपट हो तो उसके बारे में हम नेगेटिव वे से बात करते हैं, एक नॉर्मली ह्यूमन नेचर में यही होता है, ठीक है। तो बायसनेस के चांसेस होते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे उस आदमी को, असली बात को जान ही नहीं रहे, रादर किसी और से पूछ रहे हैं, तो बायसनेस हो सकती है। फिर है लेस एक्यूरेट है, अब जब हम किसी से पूछते हैं किसी और के बारे में, तो ज़रूरी नहीं कि उसको 100% दूसरे पर्सन के बारे में पता हो। A to Z 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मेरे पास आपका जो भी रिकॉर्ड है, सो आई नो यू 80 पीपल इन माई क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल टू मी, जो भी आपने पर्सनल मेमोरेंडम में भेजी, उसके बेसिस के ऊपर ही मैं आपको जानती हूँ। अदर देन दैट मैं आपके बारे में क्या ओपिनियन बना सकती हूँ। ये सोचो कि मान लो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया हुआ है, कुछ बच्चों को पढ़ाया है ना, उनका तो मुझे पता है। मान लो एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आई हैव नॉट टॉट एनी वन ऑफ यू अर्लियर, आप सारे मेरे लिए नए बच्चे हो, ठीक। तो मुझे आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, नथिंग। इट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल मेमोरेंडा थिंग्स जो आपने मुझे लिख के भेज दी। तो ऐसे यहाँ पर है कि उसमें फिर कुछ ना कुछ चांसेस ऑफ मिस्टेक हो सकते हैं। मुझे उसके अलावा कुछ पूछना हो तो मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे के ऊपर ही, मेमोरेंडा के ऊपर ही डिपेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्यूरेसी कम हो सकती है। फिर डाउटफुल कंक्लूजन्स है कि अगर जो यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द विटनेसेस। विटनेसेस होते हैं, एज इन माई एग्जाम्पल आई सेड, जो मैनेजर है वो विटनेस है, मतलब जो हमें किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं आपके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लूँ तो आपके पेरेंट्स को कहा जाएगा विटनेस। आपके फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछूं तो आपके फ्रेंड्स विल बी नोन एज विटनेस, मतलब तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वो जो विटनेस हैं, अगर वो थोड़े केयरलेस हैं, मतलब ध्यान से काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दें थोड़ी सी। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि जानबूझ के गलत दी, उनका ध्यान ही नहीं था। ऐसे होता है ना, समटाइम्स हमारी अटेंशन नहीं होती, हमारा ध्यान किसी और काम में होता है। इन बिटवीन समबडी एल्स कम्स और कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा मतलब 100% अटेंशन नहीं होती, हम जल्दबाजी में कुछ जवाब दे देते हैं। बाद में हमें लगता है नहीं ये गलत था, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या कुछ और बात है। तो समटाइम्स ड्यू टू केयरलेस एटीट्यूड कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है दोनों का डिफरेंस, ये डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का और इनडायरेक्ट ओरल का। तो यहाँ पर ऐसे पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, पॉइंट्स में, ऐसे नहीं आपने करना, लाइन लगा के सेंटर में फिर आपने करना है। तो इसको सिंपली हम पहले तो मतलब मिडल में लाइन लगा के, तो एक तरफ आप लिख दोगे डायरेक्ट पर्सनल, ऑन अदर साइड इनडायरेक्ट ओरल। तो पहले तो नंबर 1 के ऊपर दोनों की डेफिनेशन दे देनी है, कोई भी डिफरेंस हो कोई भी सब्जेक्ट का, नंबर 1 पे दोनों को डिफाइन करना है। फिर नंबर 2 पे आप लिखोगे कि जो डायरेक्ट पर्सनल वाला है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, इन्फॉर्मेंट के साथ डायरेक्ट आमने सामने बात हो जाती है। इनडायरेक्ट ओरल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, क्योंकि हम उनसे आमने सामने मिलते ही नहीं हैं, हम किसी और से ही, थर्ड पर्सन से उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फिर है जो डायरेक्ट पर्सनल वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ स्मॉल, थोड़े एरिया में उसको कर सकते हैं। बट जो इनडायरेक्ट ओरल है उसमें हम वास्ट एरिया को कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, फैक्ट्री के 5000 वर्कर्स के बारे में जाके हम एक मैनेजर के ऑफिस में बैठ के ही बात कर सकते हैं। तो मतलब हम वास्ट एरिया, वो जोग्राफिकल एरिया नहीं, एरिया इन द सेंस कि जिन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है उनका नंबर कितना है। तो 5000 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल में स्मॉल एरिया कवर होता है, इसमें लार्ज एरिया। फिर उसके बाद है जो ये डायरेक्ट पर्सनल वाला मेथड है, बड़ा वो कॉस्टली है, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम, मनी, एनर्जी लगानी पड़ती है। इनडायरेक्ट में हमें कम सारा कुछ लगाना पड़ता है, थोड़े टाइम में थोड़ी मेहनत से वी कैन कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। फिर एक और पॉइंट इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, ये वाला थर्ड पॉइंट, कि जो ये डायरेक्ट मेथड है उसमें अगर हम, इफ़ वी वांट टू गो फॉर डायरेक्ट पर्सनल मेथड, तो इन दैट केस वी शुड बी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज कल्चर ऑफ दैट पर्सन एंड हिज एरिया। जैसे मान लो जैसे कई बार आई पर्सनली फील समटाइम्स कोई बिहार से जो लोग होते हैं, तो ऑल्दो दे स्पीक हिंदी, बट देयर एक्सेंट इज़ वेरी डिफरेंट। द वे वी पीपल आर स्पीकिंग हिंदी,
हमारे बोलने का तरीका मतलब और तरह से होता है। जब वो बिहार के लोग बोलते हैं या हम उनसे बात करें इवन इन हिंदी, तो वो ऐसे बोलते हैं कई बार हमें समझ नहीं आता है। ऐसा होता है ना? उनका एक मतलब बोल वो हिंदी रहे हैं बट हिंदी के भी कई सारे एक्सेंट हैं, कई सारे डायलेक्ट्स हैं, तरीके हैं, तो हमें समझ नहीं आती। हम दोबारा पूछते हैं, हाँ जी भी क्या कहा आपने? 2-3 बार पूछते हैं, हमें जल्दी समझ नहीं आती, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जिस आदमी से पूछना है उसके बारे में, उसकी लैंग्वेज, उसका सारा कल्चर, मतलब उसका सिस्टम हमें पता होना चाहिए। जैसे हम पंजाब के लोग हैं तो किसी पंजाबी आदमी के बारे में पूछे, हमें आराम से पता चल जाएगा। बट अगर किसी बिहार के या बंगाल के आदमी से बात करें तो हमें उनका कल्चर का इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो पहले पता होना चाहिए, तभी हम खुल के बात कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड जो इनडायरेक्ट ओरल है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा उनसे पर्सनली मिलना है। उनको जानने वाले किसी और से मिलना है तो हम उसी से मिलते हैं जिससे हम कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, जो हमारी बात को समझ सकता है, मतलब थर्ड पर्सन से हम इजीली पूछ सकते हैं। तो ये इन दोनों का मेथड्स का डिफरेंस है, ठीक है। सो लाइन लगा के 3-4 पॉइंट्स यू कैन मेक। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी ऑल्सो, और ये हम सारे आप अपने आसपास सभी देखते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है? यू कैन अंडरलाइन, ये मीनिंग दिया हुआ है। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ये आप हम सारे न्यूज़ सुनते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं। तो टीवी चैनल्स में क्या होता है, खास करके जो न्यूज़ वाले चैनल्स हैं, वो एंटरटेनमेंट वाले नहीं, सीरियल आ गया ये वो वाले नहीं, न्यूज़ वाले, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम सारे लोग, खबरें पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो ये मेथड है, इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो जो मान लो एग्जांपल मैं साथ में चला रही हूँ, जो न्यूज़ चैनल का जो ओनर है, मालिक है जो, वो एक न्यूज़ चैनल चला रहा है, तो अब वो उस न्यूज़ चैनल के ओनर के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू ईच एंड एवरी प्लेस हिमसेल्फ। अब वो आप देखते हो, न्यूज़ सुनते हो, हर एक मिनट मिनट में नई न्यूज़ आ जाती है। वर्ल्ड में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, इंग्लैंड में ये हुआ, फ्रांस में ये हुआ, इंडिया में असम में ये हुआ, तमिलनाडु में ये हुआ, हर मिनट में नई नई खबर आ जाती है। तो अब उस एक आदमी के लिए थोड़ी पॉसिबल है कि वो पर्सनली इंडिविजुअली हर एक जगह पे जाए और वहाँ से न्यूज़ लेके आए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आपने कई बार देखते हो टीवी पे न्यूज़ में कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो माइक लेके खड़े होते हैं, वो आता है, तो मैं यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं संवाददाता हूँ, या मैं कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ दिस न्यूज़ चैनल, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट न्यूज़ चैनल। वो उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, उनको भेजा जाता है अलग अलग जगह के ऊपर। तो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। मतलब वो जो लोग हैं या तो उसी शहर के भी हो सकते हैं, या जो एम्प्लॉयज़ हैं न्यूज़ चैनल के, जिनको उन्होंने नौकरी पे रखा हुआ है, जॉब पे रखा है, उनको भी भेज सकते हैं। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ से जिस भी सिटी में है, वो वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो भी न्यूज़ है वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं या रिकॉर्ड करके भेजते हैं, या जैसे भी उनको उनका सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग वो भेजते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाला सिस्टम है, दिस इज़ अडॉप्टेड बाय न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स। ऐसे जो चैनल्स होते हैं जिनको हर पल की खबर चाहिए, तो वो फिर दो ही हो सकते हैं, टीवी हो गया, रेडियो वालों को न्यूज़ चाहिए उनके हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, इन्हीं लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। तो अब इसके सूटेबिलिटी क्या है? सूटेबिलिटी है कि जब हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका टीवी चैनल है, खबरों वाला न्यूज़ चैनल है, तो आपको तो हर मिनट ही न्यूज़ चाहिए। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जी मेरे पास बंदे नहीं हैं, मैं काम पे नहीं लोगों को रख सकता, मुझे प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, तो मैं आज डेट है 31 मई, तो मैं 31 मई को 2 महीने पहले वाली खबरें चला देता हूँ। तो आप सोच के देखो, आज 31 मई को आप 2 महीने पुरानी खबरें चलाओगे तो कोई आपको देखेगा चैनल? कोई भी नहीं देखेगा। हर एक को लेटेस्ट खबर चाहिए, है ना? तो लेटेस्ट खबर के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये मेथड तभी है सूटेबल है कि जब कोई ऐसा सिस्टम हो कि जब हमें रेगुलर न्यूज़ चाहिए, कंटिन्यूटी में चाहिए, लगातार हमें विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक हमें खबरें चाहिए, तो ये मेथड मेनली ये न्यूज़ के साथ ही रिलेटेड है बेटे, ये वाला जो मेथड है। उसके बाद है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है। अब जैसे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग चैनल्स वाले वो अपने अपने लोगों को रखा हुआ है वहाँ पे, तो एरिया बहुत वास्ट होता है। छोटे एरिया में तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब वो तो कोई ऐसी कोई खबर वाली कोई बात नहीं होती। तो बड़ा एरिया है तो फिर हमें लोगों की ज़रूरत होती है, तो वास्ट एरिया। देन इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय, इसको आप अंडरलाइन करिए, ये मेन है, बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, ठीक है। ये जो मैं न्यूज़ वाला एग्जांपल बता रही हूँ, ये मैगजीन वगैरह जो न्यूज़ वाले होते हैं, उन्हीं को ऐसे चाहिए। अब मैगजीन या जर्नल तो कोई स्टोरीज वाले भी हो सकते हैं,
कोई पोइट्री वाले भी हो सकते हैं, वो वाले नहीं, जो जिनको न्यूज़ टाइप का काम चाहिए वो वाले। फिर है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड। भी जो हम न्यूज़ देखते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि वो 100% करेक्ट हो। आप कभी नोटिस करना, बहुत सारी न्यूज़ खास करके टीवी न्यूज़ चैनल्स पे जब हम देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती हैं। अब वो जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है जिससे भी उसने क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू किया, अब वो आदमी को जितना को पता है उतना बताएगा। ज़रूरी नहीं कि 100% सही खबर हो, गलत भी हो सकती है, फेक न्यूज़ भी हो सकती है, और आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ ही आती हैं आजकल के चैनल्स के ऊपर, ठीक है? तो वो हमें, क्योंकि 100% इन्फॉर्मेशन करेक्ट की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जैसी भी इन्फॉर्मेशन आए बस वो दे देनी है, प्रोवाइड कर देनी है। अब वो सही है कि गलत है, दैट इज़ नॉट ए बिग क्वेश्चन, ठीक? तो इस तरीके से ये मेथड सूटेबल है। उसके बाद है इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं? तो प्लस पॉइंट्स हैं, ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि भी जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पर्सनली सब जगह नहीं जाना है। वैसे तो ये खर्चे वाला ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम कॉरेस्पॉन्डेंट है तो कोई फ्री में तो काम नहीं करता। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट मनी, दे ऑल्सो वांट सैलरी। कोई किसी के लिए फ्री में तो काम नहीं करता है। बट यहाँ पर इकोनॉमिकल इन द सेंस कि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली डजंट हैव टू गो एवरी प्लेस, तो वो ही कैन टेक हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो इससे क्या होता है, उसका टाइम, मनी, उसका अपने एफर्ट्स, उसकी मेहनत, एनर्जी थोड़ी सी उसको कम खर्च करनी पड़ती है, मतलब दूसरे लोगों से काम करवा लेता है। इन दिस सेंस ये इकोनॉमिकल है। अदरवाइज तो उन लोगों का भी खर्चा उठाना पड़ता है, उनको भी सैलरीज देनी पड़ती हैं, ठीक है? फिर वाइड कवरेज है, ये सूटेबिलिटी वाला ही पॉइंट है कि बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, पूरे कंट्री को, सारी स्टेट को, पूरे वर्ल्ड को, सब जगह को कवर कर सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूटी रहती है, खबरें हमें लगातार मिलती रहती हैं। आप सोचिए अगर कॉरेस्पॉन्डेंट ना हो, लोकल सोर्सेज से न्यूज़ ना मिले, तो फिर कोई चैनल या कोई न्यूज़पेपर वाले वो हमें रेगुलर न्यूज़ नहीं दे सकते, लेटेस्ट न्यूज़ नहीं दे सकते। तो कॉन्टिन्यूटी होता है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप, तो हमें लगातार न्यूज़ मिलती रहती हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। फिर है सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। ये इसको आप चाहे करना चाहो तो यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट। मैं बता देती हूँ इसका मीनिंग, कि अगर हम किसी खास पर्पस के लिए कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो इवन देन वी कैन अपॉइंट अवर लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। जैसे जैसे आपका न्यूज़ चैनल है कोई या न्यूज़पेपर है, तो आप जानना चाहते हो कि पंजाब गवर्नमेंट में सीएम जो ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, वहाँ पर रोज़ क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या डिसीजंस हो रहे हैं सीएम के ऑफिस में। तो आप परमानेंटली अपना कोई कॉरेस्पॉन्डेंट आप वहाँ लगाते हो कि आपने बस यही खबर को कवर करना है, यही यही बात को आपने कवर करना है, आपने बाहर नहीं जाना, यू हैव टू रिमेन इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, वहाँ से आप पता लगाओ, ठीक? इसका मतलब हमने उसको एक स्पेशल पर्पस देके, एक स्पेशल ड्यूटी देके अपॉइंट कर दिया, भाई तुमने यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। पूरे चंडीगढ़ सिटी में रोज़ गार्डन देखने नहीं जाना, रॉक गार्डन देखने नहीं जाना, तुमने सिर्फ सीएम के ऑफिस में ही रहना है। खास काम दे दिया उसको, ठीक है? तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा स्पेशल पर्पस का भी कोई काम हो तो वो भी इस मेथड से किया जा सकता है, ठीक? अब है डीमेरिट्स क्या हैं, इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं? पहला तो यही है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, कि क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है वो इतने सिंसियर हों कि हमें एग्जैक्ट न्यूज़ बताएं। यहाँ पर दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट न्यूज़ बताएं हमें, क्योंकि वो जितने के लोगों से वो मिले होंगे वो उनसे ही खबर पूछ के हमें बता देंगे। अब जिनसे मिले हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनको पूरे इवेंट के बारे में 100% सही इन्फॉर्मेशन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता बेटे। एक एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये नहीं होता है कि कोई भी जो बात है किसी एक पर्सन को वो परफेक्ट हो, उसको सारी बात ए टू जेड हमेशा हर टाइम पता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप यहाँ मीटिंग में बैठे हुए हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, आपके गली में कुछ हो गया, तो आपको क्या पता क्या हुआ? आपको तो बाद में ही आप पूछोगे पेरेंट्स को क्या हुआ था, अभी शोर हो रहा था, क्या हुआ था? अभी तो नहीं पता लग सकता। अब जो पेरेंट्स ने बताया, आपने वो इन्फॉर्मेशन ले ली, अब आप आगे किसी को बताओ तो आप तो एक सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन बताओगे, क्योंकि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, किसी और से पूछ के ही आप आगे बता रहे हो। तो हो सकता है उसमें उसमें कुछ रियलिटी हो, कुछ थोड़ी बहुत आप अपनी ओर से बना के दो चार बातें बता दो, क्वाइट पॉसिबल। तो यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं रहेगी, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है ये यूनिफॉर्मिटी भी है कि भाई अलग-अलग जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हर एक आदमी अपने तरीके से न्यूज़ को एक्सप्रेस करता है, बात को बताता है, हर एक का अपना कहने का तरीका होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सबका जो लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन है या जो न्यूज़ है, वो बिल्कुल 100% एक जैसा हो। आपने कभी देखा होगा 2-4 न्यूज़ चैनल हैं, एक ही खबर होती है, बट वो अपने-अपने तरीके से बताते हैं। तो क्योंकि लोग अलग-अलग हैं, वो अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है इसमें।
फिर पर्सनल बायस भी हो सकता है, ये लेस एक्यूरेसी वाला, इसी के साथ ही आप कह सकते हो कि खबर कोई जो बता रहे हैं ज़रूरी नहीं वो 100% करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें चांसेस ऑफ एरर आर ऑलवेज पॉसिबल। फिर पर्सनल बायस हो सकता है, अगर वो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट किसी के साथ ही थोड़ी दुश्मनी रखता है, उसके बारे में गलत खबर भी दिखा सकता है, क्वाइट पॉसिबल, गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है।